बिंदुसार के बाद अब हम आपको अशोक के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अशोक का शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी तक था, यानी एक लंबे समय तक शासन किया था। अशोक सत्ता में आने के लिए कहा जाता है कि 4 साल के सिविल वार में उसने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या करके बिहार में आगम कुएं में डाल दिया था। 4 वर्ष का ये सिविल वार यानी गृह युद्ध। इस 4 वर्ष के सिविल वार के बाद अशोक ने 269 बीसी में अपना राजतिलक किया था और राजतिलक के 8 साल बाद कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में अशोक ने लड़ा था। कलिंग की लड़ाई के बारे में कहा जाता है, कलिंग का राजा चेदी वंश का नंजराज था। इसकी राजधानी तोसली थी। नंजराज जैन धर्म को फॉलो करता था। कलिंग की जनता भी जैन धर्म को मानती थी, लेकिन कलिंग की जनता अशोक के द्वारा सिविल वार में मारे गए 99 भाइयों के कारण जनता ने नंजराज पर दबाव डाला कि वह अशोक की अधीनता छोड़ दे, लेकिन कलिंग का राजा नंजराज डर गया। सोचा कहीं उसे अशोक न मार दे, इसलिए कलिंग की जनता ने कलिंग के राजा नंजराज के खिलाफ बगावत कर दिया और इस बगावत के बाद किंग मारा गया। जनता का नेतृत्व नंजराज की पुत्री कारुआकी ने लिया। इस बात से अशोक नाराज हो गया और अशोक इसी वजह से 261 में कलिंग की लड़ाई लड़ा। इस कलिंग वार में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया। इस दृश्य को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। अशोक ने डिसाइड किया कि वह भविष्य में लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिस समय अशोक कलिंग युद्ध की चिंता में डूबा हुआ था, उसी समय बौद्ध विद्वान उपगुप्त अशोक के पास आया और उसे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह अशोक कलिंग युद्ध के बाद जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और देन उसके बाद अशोक यह डिसाइड किया कि वह भविष्य में कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। अहिंसा की पॉलिसी अडॉप्ट किया, अहिंसा की नीति अपनाई और इवन रॉयल किचन में 2 डियर 1 पीकॉक मारे जाते थे, उस पर भी बैन लगा दिया। सभी प्राणियों के प्रति, इवन एनिमल्स के प्रति अशोक ने अहिंसात्मक तरीके से लोगों को भी पेश आने के लिए कहा था, लोगों को भी पेश आने के लिए कहा। कलिंग की लड़ाई अशोक की लाइफ को बदल दिया। कहा जाता है कि अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष के अलावा धम्म घोष की नीति अपनाई। भेरी घोष का मतलब होता है लड़ाई, यानी बैटल्स। धम्म घोष का मतलब होता है धर्म की घोषणा करना, यानी धर्म प्रचार की घोषणा करना। तो अशोक ने यह डिसाइड किया कि वह फिजिकल कॉन्केस्ट की अपेक्षा वह कल्चरल कॉन्केस्ट करेगा। अशोक एक मंत्रालय भी बनाया। उस मंत्रालय का नाम धर्म महामात्र था, यानी रिलीजियस डिपार्टमेंट। और इस मंत्रालय के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल इंडिया में किया, बल्कि अशोक ने इस धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया।
अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक पहला इंडियन किंग है जिसने इस धर्म को इंडिया से बाहर विश्व लेवल का धर्म बनाया। वैसे अशोक पहला किंग है जिसने इस धर्म को ग्लोबलाइज्ड किया था, यानी इसका वैश्वीकरण किया था। अशोक की कई पत्नियां थी। पहली पत्नी असंधिमित्रा, दूसरी पत्नी देवी, तीसरी पत्नी कारुवाकी, चौथी पत्नी पद्मावती और पांचवी पत्नी तिष्ठरक्षिता थी। अशोक के कई पुत्र पुत्रियां थी, जिसमें अशोक के बेटे का नाम कुणाल, तिवर, जालौक, महेंद्र, पुत्री का नाम चारुमती, संघमित्रा। वैसे अशोक का सगा भाई विगताशोक था। सिविल वार में विगताशोक ने अशोक का साथ दिया, इसलिए उसने अपने सगे भाई विगताशोक को नहीं मारा। उन सभी भाइयों की हत्या किया जो उसके अगेंस्ट में सत्ता पाने के लिए कोशिश किया था। तो इस तरह से अशोक पहला ऐसा किंग है जिसने पत्थरों पर लेख लिखवाए हैं। इसको अशोकन एडिक्ट्स कहा गया है, यानी अशोक के लेख। अशोक के लेख कई प्रकार के हैं। अशोक के लेख डेरियस फर्स्ट के लेखों से प्रभावित है। डेरियस फर्स्ट के लेख के बारे में हम आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। बट ये है कि अशोक का जो एडिक्ट्स हैं, यानी जो लेख हैं, डेरियस फर्स्ट के लेखों से कहीं बहुत अच्छे थे। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खूबसूरत एडिक्ट्स अशोक ने बनवाए थे। तो अशोक के एडिक्ट्स अशोक के लेख तीन प्रकार के हैं। पहला है रॉक एडिक्ट्स, यानी शिलालेख। शिलालेख दो प्रकार के हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स 46 हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब होता है विशाल शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स का मतलब होता है लघु शिलालेख। पिलर इंस्क्रिप्शंस 7 हैं, यानी इसको स्तंभ लेख कहते हैं। केव्स इंस्क्रिप्शंस 3 हैं, यानी गुहा लेख। अशोक पहला इंडियन किंग है जिसने इस प्रकार के लेख लिखवाए। अधिकांश लेखों पर अशोक के राजकीय घोषणाओं के बारे में। वैसे अशोक के लेख 3 लिपियों में है। पहला है ब्रह्मी लिपि, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वैसे इंडिया की पहली स्क्रिप्ट है ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जो सबसे पहले पढ़ा गया है। इसी से प्राकृत भाषा आई है। साउथ की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा भी इसी लिपि से आई। अशोक की दूसरी लिपि है खरोष्ठी लिपि। इस लिपि के लेख अशोक के पाकिस्तान के 2 जगहों पर पाए गए हैं, शहबाजगढ़ी और मनसेरा में। अरामाइक लिपि के लेख अशोक के अफगानिस्तान के कंधार में पाए गए हैं। लेकिन ब्रह्मी लिपि के लेख अशोक के इंडिया के अलावा बांग्लादेश एवं नेपाल में भी पाए गए। तो दोस्तों, अशोक अपने लेखों को लिखवाकर अपने किंगडम में जगह जगह गढ़वाया, जिससे कि आम जनता
अशोक के इन लेखों को पढ़े और अशोक को समझे कि अशोक पहले जैसा नहीं था। अशोक पहले खून खराबे में विश्वास करता था। जैसा कि आप जानते हैं, कलिंग की लड़ाई के पहले अशोक बेहद खूंखार था, लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक का लाइफ ही बदल गया। बट पब्लिक उसमें कैसे विश्वास करे? इसके लिए अशोक ने पत्थरों का सहारा लिया। अशोक ये पत्थर चुनार से मंगवाता था। चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। इनको कटवाकर, छटवाकर, तरसवाकर, इनको इंस्क्राइब्ड कराकर यानी लिखवाकर इन्हें अपने किंगडम में जगह जगह गड़वाया। तो इस तरह अशोक के लेख खूबसूरत हैं, आर्ट आर्किटेक्चर की दृष्टि से बेहद खूबसूरत हैं। इन लेखों में अशोक का रमपुरवा एडिक्ट, लौरिया नंदनगढ़ एडिक्ट बिहार में सबसे सुंदर एडिक्ट्स है। इनके अलावा सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन यानी सारनाथ स्तंभ लेख, जिस पर 4 लॉयन बैक टू बैक खड़े हैं और 24 पोक्स वाली व्हील है। ये 4 लॉयन इन्वर्टेड लोटस फ्लावर के ऊपर बने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। इसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड लगभग सभी सिंबल विद्यमान हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अडॉप्ट किया है और बाद में इस पर सत्यमेव जयते शब्द लिखवाया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इनके अलावा अशोक के कई और लेख हैं, जिसमें इंडिया से बाहर नेपाल में रुमिनदेई माइनर रॉक एडिक्ट है। ये रुमिनदेई नामक स्थान पर मिला है। यह लेख बुद्ध के बर्थ प्लेस पर है। इस पर अशोक ने लिखवाया है कि हित बुधे जयते, हित भगवा जयते, यानी यहां भगवान पैदा हुए, यहां बुद्ध पैदा हुए, इसलिए यहां के लोगों से कम लगान लिया जाए। दोस्तों, पूरे किंगडम में अशोक ने 1/6 भाग लैंड टैक्स रेवेन्यू लिया था, लेकिन अपने रुमिनदेई वाले एरिया में यानी बुद्ध के बर्थ प्लेस वाले एरिया में 1/8 लगान लिया था। इसी तरह अशोक के कुछ लेख इंडिया में हैं, जिसमें मास्की माइनर रॉक एडिक्ट है, कर्नाटका में है और इस एडिक्ट पर अशोक का नाम देवानाम पिया पियदस्सी राजा। वैसे अशोक अपने किंगडम में कई लेखों पर अशोक इसी नाम से लिखा गया है, लेकिन मास्की एडिक्ट पर अशोक का नाम देवानाम पिया पियदस्सी राजा। पत्नी कारुआकी का नाम है और बेटे कुणाल का नाम है। यही ऐसा लेख है जो अशोक और उसके फैमिली मेंबर्स का नाम मेंशन किया हुआ है। वाइफ के नाम की वजह से इस लेख को क्वींस एडिक्ट भी कहा गया है। दोस्तों, अशोक का कुछ और लेख है जिसमें जागौड़ एडिक्ट मध्य प्रदेश में है, जिसपे अशोक बाय नेम मेंशन है। और इसके अलावा गुर्जरा एडिक्ट, धौली एडिक्ट, ये उड़ीसा में है। इन लेखों पर अशोक ने कलिंग युद्ध का जिक्र किया है। वैसे तो कलिंग का एक राजा था, मौर्य वंश के बाद में आया था, खारवेल। खारवेल ने हाथी गुम्फा एडिक्ट लिखवाया, यह उड़ीसा में है। दोस्तों, इस पर भी कलिंग युद्ध का जिक्र है, बट ध्यान रखें खारवेल किंग अशोक के बहुत बाद में वहां शासक बना था। इसके अलावा अशोक का एक 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, 13वां विशाल शिलालेख, जिस पर अशोक ने कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति आंतरिक संवेदना व्यक्त किया है। दोस्तों, अशोक के भब्रू एडिक्ट पर, जो कि राजस्थान में है, अशोक बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, दरअसल यह गलत है। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म ही था। समय के हिसाब से
अशोक के धम्म में कुछ शब्दों का समावेश किया गया है, जिसमें अशोक ने कहा है अपासिनवे, निपाप न करें, बहुकथाने, बहुत ना बोलें, दया, दयालु बने, दाने, दान दक्षिणा दें, सचे सोचते, सच्ची बातें सोचें। तो इस तरह से अशोक के धम्म में ये 5 बातें हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के अलावा सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया है, जबकि अशोक के धम्म में हेवन यानी स्वर्ग प्राप्ति पर बल दिया गया है। अशोक का धम्म है जबकि बौद्ध धर्म है। तो दोस्तों कुल मिला के अशोक का धम्म बौद्ध धर्म है, और इसी धम्म का जिक्र अशोक ने अपने भब्रू एडिक्ट पर किया है। भब्रू लेख बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेख है, जो अशोक के बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करने को व्यक्त करता है। और लेखों में अशोक के कंधार एडिक्ट है, यहां पर पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, और पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी एडिक्ट, मनसेरा एडिक्ट, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अशोक के लेखों से ये पता चलता है कि इसका किंगडम काफी दूर तक फैला हुआ था। अशोक के एडिक्ट से न केवल अशोक के समय में मौर्य वंश के आर्किटेक्चर के बारे में, अपितु उसके किंगडम के विस्तार का भी पता चलता है। वैसे प्राचीन काल में अशोक महान कहलाता है। कारण यह है उसने पब्लिक वेलफेयर में बहुत से काम किए हैं। अशोक ने सड़कें बनवाई, जिसमें अशोक का एक राजपथ भी है जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला के बीच में था। इसके अलावा और कई ऐसे मार्ग बनवाए थे। एक तो श्रीनगर तक जाता था। कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने किया था। इनके अलावा अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण कराया। वैसे तो स्तूप उसे कहते हैं जहां बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। आज की डेट में यह पूर्ण रूप में पाया गया है। इसमें कहीं पर कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। अशोक के बारे में भी कहा जाता है कि उसने 7000 सराएं बनवाई, 84,000 स्तूप बनवाए, और इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बाराबर की कुछ गुफाएं बनवाई, जो कि गया के पास है। नागार्जुन कोंडई की गुफाएं बनवाई, जेतवन की गुफाएं बनवाई, जिसे अशोक ने जेतवन राजकुमारों से खरीदा था। 3 गुहा लेख अशोक के बड़े फेमस हैं। तो अशोक न केवल बौद्ध भिक्षुओं, संतों, ब्राह्मणों इत्यादि के बारे में कहा है कि उनका सम्मान करें, बल्कि अशोक ने अपने वृद्धजनों, सीनियर्स, माता पिता इत्यादि के बारे में भी कहा उनका सम्मान करें। अशोक ने अपने किंगडम में यह डिक्लेयर किया है कि जैसे वह अपने पुत्र पुत्रियों की भलाई चाहता है, उसी तरह वह अपने संपूर्ण प्रजा की भलाई चाहता है। इसलिए अशोक के इन कार्यों से अशोक को महान कहा गया है। 232 बीसी में अशोक का देहांत हो गया, और इसके डेथ के बाद कहा जाता है कि उसका किंगडम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट संप्रति उत्तर भारत में शासन किया, दूसरा पार्ट कुणाल साउथ इंडिया में शासन किया। कुणाल के साथ साउथ इंडिया निकल गया इसके हाथ से। कुणाल के साथ दक्षिण भारत मौर्य शासकों से निकल गया। दक्षिण में चेर, चोल एवं पांड्य शासकों ने इसका स्थान ले लिया। बाद में यही 3 डायनेस्टी आगे चलकर साउथ में महान किंगडम का स्थापना किया था। चोलों का तो आप इतिहास आगे जानेंगे ही। वैसे अशोक का ग्रैंडसन संप्रति का बेटा दशरथ था, जिसने बाराबर में कुछ गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। दशरथ मौर्य वह आजीवक सेक्ट को मानता था। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना
मुखलिपुत्र गोसाल ने किया था। ये पीकॉक फीदर्स लेकर अपने हाथ में चलते हैं, इनकी यही पहचान है। दशरथ मौर्य भी अशोक की तरह देवानाम पिया प्रियदर्शी राजा की उपाधि धारण किया। वैसे बृहद्रथ के बाद वैसे दशरथ के बाद अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ आया, जिसकी हत्या 185 बीसी में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी बेहद कमजोर थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय में प्रसिद्ध विद्वान महर्षि पतंजलि रहते थे, जिन्होंने प्राचीन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस 2 अश्वमेध यज्ञ को पुष्यमित्र शुंग ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके पुजारी थे महर्षि पतंजलि। वैसे शुंग वंश के समय में बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया गया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया गया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण कास्ट के थे। बाकी धर्म के लोगों के अगेंस्ट इन्होंने ब्रूटल पॉलिसी अडॉप्ट किया। शुंग वंश के बाद मगध में एक छोटा सा डायनेस्टी और आया, जिसे कण्व डायनेस्टी कहते हैं, यानी कण्व वंश। कण्व डायनेस्टी का फाउंडर वसुदेव कण्व था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, बट ये डायनेस्टी नाम मात्र की थी। वैसे मौर्य वंश के समय में प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छी थी। प्रांतों में गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। ये गवर्नर राजकुमार होते थे। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता था। अशोक के समय में राधागुप्त अशोक के महामंत्री थे। राधागुप्त चाणक्य के शिष्य थे। ये अशोक का सपोर्ट भी करते थे। इसके अलावा कई ऐसे पदाधिकारी थे जिसमें प्रांतों को प्रदेश कहा जाता था, यानी प्रोविंस को प्रदेश कहा जाता था। प्रदेश के नीचे विषय थे, विषय के नीचे जनपद थे, और इसके नीचे ग्राम थे। ग्राम के भी कई इकाई थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था अशोक के समय में, यानी मौर्य वंश के समय में काफी अच्छी थी। प्रदेश का अधिकारी होता था। रज्जुक जस्टिस का काम करते थे। तो दोस्तों, अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश का न केवल प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी, बल्कि धार्मिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। स्वयं अशोक समय समय पर धर्म प्रचार के लिए जाता था, जिसको धर्माटन कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों, ये मौर्य वंश के बारे में क्लिप रहा। अगर ये क्लिप पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, लिंक से नोट कलेक्ट करें।